हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे वर्क एनर्जी पावर, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बना, कैसे डिराइव करते हैं, वो फॉर्मूला डिराइव करना सिखाया था। आज की क्लास में आपको सिखाने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये बात आप पहले से भी जानते हो कि जहां पर भी थ्योरम वर्ड आ जाता है मैथ्स या फिजिक्स में, वो क्वेश्चन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में स्टेट एंड प्रूव, वो थ्योरम को स्टेटमेंट और प्रूव करने के लिए मोस्टली वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की हमारी जो थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसा कि आपके सामने लिखा भी है। अब ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जब आएगा तो बोलेंगे स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले आपको उसका स्टेटमेंट लिखना होगा, देन आपको उसका प्रूफ करना होगा। तो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है, वो हम पढ़ते हैं और समझते हैं, और उसका प्रूफ भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी, और हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि किसी बॉडी पर अगर किसी फोर्स ने वर्क किया, कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगाई और उस फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क हो गया। बताया था फोर्स लगने पर बॉडी अगर डिस्प्लेस हो जाए तो वर्क है। थ्योरम ये कहती है कि वो वर्क इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, यानी वर्क इक्वल होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब, किसी भी चीज के चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम आप पहले समझ लें, उसको प्रूव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सही प्रूव किया है या नहीं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रूव क्या करना है, तभी सही और गलत पता चलेगा। तो थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और उस फोर्स लगाने से वर्क किया, तो जो भी वर्क आप करोगे वो वर्क इक्वल होगा बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकाला जाएगा? उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ये प्रूव करना है कि वर्क करने से जो वर्क आता है वो इक्वल होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। स्टेटमेंट कोई फैक्ट को बताता है, बाद में आप उसको प्रूव करते हो। तो अब हम जो प्रूव करने जा रहे हैं, वो प्रूव करने से पहले आप ये बात दिमाग में बिठा लें कि हम क्या प्रूव करने वाले हैं। हम किसी बॉडी पर वर्क करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि वो वर्क इक्वल है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है जी। तो जब वो प्रूव करके आए तो आपको याद आ जाना चाहिए हमें क्या प्रूव करना था, क्योंकि ये हम अभी फिलहाल यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए किया था। तो सब बच्चों को याद हो गया क्या प्रूव करना है, कि किसी बॉडी पर किया गया वर्क इक्वल होता है उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। अब ये प्रूव करने के लिए हम आपको एक सिचुएशन दिखा रहे हैं।
ये एक बॉडी है जिसका मास है m। इस बॉडी को आपने एक फोर्स लगा दिया F, और इस फोर्स लगाने से इस बॉडी ने फिलहाल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, कितना, ds। तो हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, सपोज दैट देयर इज अ बॉडी ऑफ मास m and a force F is applied on the body, due to which there is a small displacement ds covered by the body in the direction of force। ये हमारी सिचुएशन है। हमने सपोज किया कि एक m मास की बॉडी पर F फोर्स लगाने से उसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है ds फोर्स के ही डायरेक्शन में। ये सारी बातें हमने पहले ही क्लियर कर दी हैं। तो जो अब हम लिखने जा रहे हैं वो आपको पिछली क्लास में भी समझाया गया था। ये थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो थोड़ा सा ही वर्क होगा। जो ये स्मॉल वर्क हुआ है इस फोर्स के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से, वो आपको निकालना सिखाया गया था। पिछले टर्म पर आपने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है। और ये भी जान लें कि इस समय जब आपने उस पर फोर्स लगाया उस समय उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, जिसे आप बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, जो कि 0 कही जाएगी अगर बॉडी रेस्ट में है तो। लेकिन अगर हम वैल्यू न रखना चाहें तो जो भी वेलोसिटी है, चाहे वो 0 है या कुछ और है, शुरुआत में जो भी वेलोसिटी है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और u से डिनोट करते हैं। तो जिस समय बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा था उस समय उसकी वेलोसिटी u थी। फोर्स लगाने के बाद कुछ और हो गई होगी, लेकिन फिलहाल वेलोसिटी u थी। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब उस पर फोर्स लगाया, और उस फोर्स लगा के वो थोड़ा सा चल गई, स्मॉल वर्क डन आपने कैलकुलेट कर दिया, और फिर आप लिखते हो सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व करके एफ इंटू डी एस कॉस थीटा आना था। dw f डॉट ds होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और स्मॉल वर्क है तो क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जब आप एक्सपैंड करते हो तो फोर्स इंटू ds इंटू कॉस थीटा आता है। और सिंस थीटा 0 है क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा f इंटू ds। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सब चीज का रीजन आपको पता बताया जा रहा है। थीटा 0 क्यों है? क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में लगी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है, उनके बीच में कोई एंगल नहीं बना, और 0 होने की वजह से cos 0 की वैल्यू 1 है, तो ये एफ डी एस बन गया। वेयर फोर्स होता है किसके इक्वल? इसके। यह अभी आपको कल बताया गया था, और सेकेंड यूनिट लॉज ऑफ मोशन थर्ड यूनिट में आपको फॉर्मूला ढंग से पढ़ाया भी है, डिराइव भी करवाया है। m अगर मास है बॉडी का जो कि गिवन है, तो फोर्स जो लगी वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो देयरफॉर dw की वैल्यू क्या बन गई आपकी? फोर्स की जगह आपने मास इनटू एक्सेलरेशन पुट कर दिया, साथ में ds एज इट इज। और ये आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया गया था, कैलकुलस वाले पोर्शन में, कि एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाय dt होता है। तो देयरफॉर
डी की वैल्यू बन गई आपकी क्या, m तो एज इट इज रहने देंगे, एक्सेलरेशन की जगह dv/dt रख देंगे और साथ में ds भी एज इट इज रहेगा। और ये अलग कलर से इसलिए लिखा है कि ये कॉलम और ये कॉलम आपस में मिक्स ना हो जाए, तो बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। dw इज इक्वल टू ये, और करके मैं लिख रहा हूं dw इज इक्वल टू m, इंटरचेंज कर दिया ds/dt और साथ में dv। क्या लिखा है, ds को पहले लिख लिया dt के साथ न्यूमरेटर में और dv को बाद में, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था ऐसा कर सकते हैं। और ds/dt को v लिख सकते हैं। ds होता है डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स में बस हम इसे ds/dt के बजाय dx/dt लिखते थे, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट करते थे, तो इसलिए dx/dt वेलोसिटी आता था। यहाँ डिस्प्लेसमेंट को x से डिनोट ना करके s से डिनोट किया है, तो ये ds/dt आएगा। तो आपके पास और करके क्या आ गया, dw इज इक्वल टू m, ds/dt की जगह v लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं, और साथ में dv लिख दिया है। और कल भी बताया था ये वो स्मॉल वर्क है जो बॉडी पर किया गया है उसकी वेलोसिटी में स्मॉल चेंज लाने के लिए। अगर आपने ये फोर्स लगा के बॉडी की वेलोसिटी को u से चेंज करके v बना दिया, मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी पहले u थी और अब v हो गई, तो आप अब निकालोगे टोटल वर्क डन in changing the velocity of body from u to v। ये जो आपने किया है ये तो छोटा सा वर्क है जो बॉडी की वेलोसिटी को थोड़ा सा चेंज करता है। कितना थोड़ा सा, dv। आपको तो फाइंड आउट करना है टोटल वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम u टू v। उसके लिए आप क्या करोगे, w इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दोगे आप dw को, कहां से कहां तक, u से v तक। मैंने बताया था, पहले भी बहुत बार बताया है काइनेमेटिक्स में, और यहां पर भी पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब होता है सारे छोटे छोटे वर्क्स को कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना, जोड़ देना, ऐड कर देना शुरुआत से आखिरी तक। तो अगर थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है बॉडी की वेलोसिटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो पूरा वर्क कैसे पता चलेगा, उन सारे थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्क्स को कंबाइन कर दो, कहां से कहां तक, u से v तक। तो आपने कंबाइन कर दिया सारे वर्क्स को u से v तक। अब आपने क्या करना है, w मैं यहां पर लिख देता हूं, नेक्स्ट कॉलम बना लेते हैं, ये फिर से यहां लिख देता हूं w इज इक्वल टू, यही लाइन आगे जब लिखी जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dw के लिए वैल्यू लिख देता हूं mv dv, कहां से कहां तक, u से v तक। बस इस लाइन से अगली लाइन में मैंने क्या किया है, dw का वैल्यू पुट कर दिया। कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए हो कि पहले हमने छोटा सा वर्क निकाला जो बॉडी की वेलोसिटी को थोड़ा सा बदलता है, फिर हमने उन छोटे से वर्क को जोड़ दिया
क्योंकि हमें पूरा वर्क निकालना है, बॉडी की वेलोसिटी को u से v तक बदलने में कितना वर्क लगता है। कल भी हमने बस यही किया था, सब कुछ सेम था, बस u की जगह हमने 0 डाला था क्योंकि हमने माना था बॉडी इनिशियली रेस्ट में है। अगर आप u की जगह 0 न डालो, सिंबल ही रहने दो, तो आप उसे इंटीग्रेट करोगे u से v तक। कल आपने उसे इंटीग्रेट किया था 0 से v तक, क्योंकि आपको कंफर्म हो कर दिया था पहले ही कि बॉडी इज एट रेस्ट। यहाँ कंफर्म नहीं किया गया, यहाँ बॉडी रेस्ट में हो भी सकती है, रेस्ट में नहीं भी हो सकती है, लेकिन जैसी भी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u कही जाएगी। तो यहाँ तक का बिल्कुल प्रोसीजर कल जैसा ही है या पिछले लेक्चर जैसा ही है, सिर्फ इंटीग्रेशन में 0 से v तक के बजाय u से v हुआ है, बाकी कुछ नहीं। इंटीग्रेशन भी जैसा कल समझाया था वैसा ही होगा। सबसे पहले स्टेप में कांस्टेंट को बाहर निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन होगा u से v तक, v dv का, और आपको फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं बॉक्स बना के, जगह बची है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n और dx, इसका फॉर्मूला आपको सिखाया था x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये x की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z v, कुछ भी वेरिएबल x से डिनोट किया जा रहा है, यहाँ वो वेरिएबल v है, उसकी पावर n होगी, कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4, और साथ में उसी वेरिएबल का छोटा पोर्शन होना जरूरी है, जैसे यहाँ dx है तो v के साथ उसी का छोटा पोर्शन है dv। जो भी पावर है उसमें 1 ऐड होके उसी से डिवाइड होता है। तो ये फॉर्मूला जब आपका यहां इस्तेमाल किया जाएगा तो w इज इक्वल टू m, इंटीग्रेशन जब v dv का करेंगे तो ये आएगा v की पावर 2 अपॉन 2, क्योंकि यहां पर v की पावर कुछ नहीं लिखी है तो v की पावर 1 है, और v की पावर 1 है तो पावर में 1 ऐड करना है। अगर v की पावर 2 होती तब भी 1 ऐड करते 3 हो जाता, 3 होती 4 हो जाता, तो 1 थी, 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, और उसी पावर ऐड करने वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। यूनिट सेकंड के काइनेमेटिक्स के 2 लेक्चर्स में पूरा कैलकुलस मैंने बच्चों को समझा रखा है। जिसको अगर थोड़ी भी दिक्कत हो रही है ये सब फॉर्मूले रिकॉल करने में, यहाँ सिर्फ रिकॉल ही कराया जा सकता है, जो चीज़ पढ़ाई जा चुकी है ऑलरेडी बार बार दोबारा तो हर क्लास में कराई नहीं जा सकती, उतना समय नहीं है। लेकिन रिकॉल करने में अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने पिछले लेक्चर में जाकर देख सकता है। यूनिट सेकंड के 8th 9th 10th 11th 12th इन सभी लेक्चर्स में कैलकुलस का पूरा जानकारी बच्चों को दिया गया है। उसके बाद अगला स्टेप में आपको ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, नहीं भी निकालेंगे तो इस v की जगह आपको अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करना होता है। तो हम ऐसा लिखते हैं, इस v की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो वो v ही रहेगा अपॉन 2, माइनस इसी v की जगह लोअर लिमिट पुट करते हैं जो कि u होगा। बाकी किसी चीज को छेड़ना नहीं है, देखो मैंने पावर को भी नहीं छेड़ा है और डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है उसको भी नहीं छेड़ा। बस आपको जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जगह मान लेना चाहिए एक फिल इन द ब्लैंक या फिल अप द ब्लैंक, और उस फिल अप की जगह आपको पहले अपर लिमिट फिल करनी है और माइनस करके लोअर लिमिट फिल करनी है। बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना। आप चाहे तो इस 2 को बाहर भी निकाल सकते थे, तब भी सॉल्व कर सकते थे, अंदर रहने देंगे तो 2 को छेड़ा नहीं है। v की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर दिया, उसी v की जगह माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब आप ये अगर ब्रैकेट ओपन करोगे, आपके पास ब्रैकेट ओपन करके जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा w इज इक्वल टू m को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ m v स्क्वायर और माइनस करके हाफ m u स्क्वायर आएगा। ये जो आपने लिखा है ये असल में आपने प्रूव कर दिया है। ये लिखते हुए बड़ा खुशी का एहसास होता है, हेंस प्रूव्ड,
ये प्रूव कर दिया है जो ये थ्योरम कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही है, दोबारा देखें थ्योरम को। इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ फोर्स, ये वो वर्क डन है जो इस फोर्स ने किया है, ऑन अ बॉडी, इस बॉडी पर जिसका मास m है, इज इक्वल टू होता है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये जो राइट साइड में पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये पहला जो टर्म है ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी है, और ये दूसरा जो टर्म है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। तो आपका जो वर्क आ गया है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो लिखा है, और फाइनल माइनस इनिशियल को ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पहले ये स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको कंसीडर करना है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और आपने उसको फोर्स लगाया जिससे वो थोड़ा सा चला, डिस्प्लेसमेंट ds इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उससे जो स्मॉल वर्क हुआ वो फाइंड आउट करना है, ऐसे वैल्यूज वगैरह पुट कर देनी है, और फिर टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेट कर देना है u से v तक, क्योंकि ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। तो कंप्लीट चेंज कैसे निकालेंगे, सारे चेंजेस को, सारे छोटे छोटे चेंजेस को ऐड कर दिया जाएगा, कंबाइन या इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इंटीग्रेट करते समय उसकी वैल्यू पुट करें, कांस्टेंट बाहर निकालें, फॉर्मूला अप्लाई करें, लिमिट्स पुट करें, अपर लो माइनस लोअर, आपका थ्योरम का आंसर या रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्लास 11th के होम एग्जामिनेशन में। 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है ये, इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चे पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद भी एग्जाम के समय मेरे से पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट बताएं। मैं तब यही बोलता हूँ, मैंने पढ़ाते हुए कौन सा क्वेश्चन आने का चांस है, कौन सा क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा कम, स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, सबके लिए हर आर्टिकल के समय बताता हूँ, वहीं के वहीं नोट कर लिया करें। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेट एंड प्रूव यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको ले चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आपको आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी क्लास में और कराया जाएगा, देन आपकी क्लास कंप्लीट होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों ये है आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक। काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बच्चों को बताया था, इस चैप्टर में मेनली आपको इन्हीं दोनों एनर्जीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है। एनर्जी तो हजारों तरह की होती है, जो आप मेरी ये साउंड सुन पा रहे हो वो साउंड एनर्जी, साउंड भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो ये अलग अलग बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, लेकिन फिलहाल आपको काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे में ही स्टडी करवाया जाएगा इस चैप्टर में। आगे जाके और भी अलग अलग आएंगे, इलेक्ट्रिकल वगैरह, ये सब कुछ इस क्लास में, कुछ नेक्स्ट क्लास में। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और हाइट। तो फिलहाल की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए ऐसा समझ लें कि लेट अस सपोज ये जो है ये हमारा कोई सरफेस है, और अभी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर ये एक ऑब्जेक्ट है।
जो ग्राउंड पर रखा है, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। अभी अगर ये रेस्ट में है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, और ग्राउंड पर है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाइट की वजह से। ना तो इसमें वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, और ना ही इसमें हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, वो क्या कहता है कि एनर्जी बॉडी में पैदा तो हो नहीं सकती। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। अब अगर आप चाहते हो कि इस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो आपको इस पर फोर्स लगानी होगी। उस फोर्स लगाने से इस बॉडी पर वर्क होगा, वो वर्क करने से आपकी एनर्जी खर्च हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो इसके अंदर आ जाएगी, और अगर ये भागने लगा तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आए तो आप ऐसा वर्क करो जिससे कि बॉडी भागने के बजाय कुछ सर्टेन हाइट पर पहुंच जाए। तो बड़ा ही आसान तरीका है, आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा ऊपर ले जाओ कुछ हाइट तक। तो ले जाते हैं, तो लेट अस सपोज आप इसे उठाकर यहां ले गए, ठीक है जी। यही ऑब्जेक्ट है सेम, लेकिन आप इसको उठाकर ले गए ऊपर, और कितना ऊपर ले गए, h। अब जब आप इसको ऊपर उठाओगे तो आपको इसे ऊपर उठाने के लिए लगानी पड़ेगी फोर्स, और उस फोर्स के लगाने से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे जिसे हम h कह रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट वैसे s से डिनोट किया जाता है। अगर ग्राउंड पर वो डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तो उनसे s कहते हैं, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है तो उसे s के बजाय हम h बोल सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, अच्छा नहीं लिखा, दोबारा लिख देते हैं। ये s डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम h भी मान सकते हैं। सिंबल का फर्क है, बस डिस्प्लेसमेंट ही है दोनों। आप h नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंड से ऊपर नॉर्मली हम हाइट बोलते हैं। तो F फोर्स लगाया, और F फोर्स लगाकर उसी हाइट उसी डायरेक्शन में आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो। देख रहे हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स भी वर्टिकली लगाई जा रही है। तो जो इस ऑब्जेक्ट को आप A से B तक ले जाओगे, उसे ले जाने में किया गया वर्क आप F डॉट S से फाइंड आउट कर लोगे, और फिर आप उसको F S cos थीटा भी लिख सोगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ बॉडी जा भी रही है। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका F इंटू S आ जाएगा, या F इंटू H भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला अभी S और H एक ही बात है।
आप डिस्प्लेसमेंट ना बोल के वर्टिकल है होने की वजह से इसे हाइट भी बोल सकते हो। ये आपका वर्क आ गया है जो आपने इस बॉडी को ए से बी तक लिफ्ट करने में या ए से बी तक एच हाइट तक पहुंचाने में किया है। यही वर्क, दिस वर्क डन gets stored in the body as its potential energy। सिंपल बात है, अगर आप किसी बॉडी पर वर्क करते हो और उस वर्क से वो वर्क करने से आप बॉडी को भगाते हो, तब वो कहलाती है, वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप वर्क करते हो और भगाने के बजाय उसे हाइट पर ले जाते हो तो वही वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट एक ही है, किसी भी बॉडी में एनर्जी अपने आप से नहीं आती, उस बॉडी पर वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क आप उस बॉडी पर करते हो वही उसकी एनर्जी बन जाता है। जिसने वर्क किया उसकी एनर्जी खर्च हो गई और जिसके ऊपर वर्क किया उसके अंदर वो एनर्जी आ गई। तो वर्क बिकम्स एनर्जी या वर्क गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बॉडी टू अदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क करता है उसकी एनर्जी खर्च, ट्रांसफर कहां हो गई, उस बॉडी में। और किस प्रकार का वर्क हुआ उसी प्रकार की एनर्जी। अगर भगाने वाला वर्क हुआ तो काइनेटिक एनर्जी, हाइट पर ले जाने वाला वर्क हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे बोलेंगे ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कभी देखा ही नहीं। मैं बोल रहा हूं यही वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस वर्क की जगह मैंने पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया और इज इक्वल टू एफ इंटू एच लिख दिया। बच्चे बोलेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं बताता हूं कैसे बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सबसे पहले ये जान लें कि इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स लगाई जा रही है वो कितनी है। जो फोर्स आप इस बॉडी को ऊपर उठाने के लिए लगाओगे वो उतनी होगी जितना इस बॉडी का वेट है। अगर कहीं पर ग्रेविटी ना हो ना तो आपको किसी बॉडी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप ही हवा में तैरती रहेगी। आपको किसी बॉडी को जमीन से लिफ्ट करने में ताकत क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है एक फोर्स से, जो फोर्स उस बॉडी का वेट माना जाता है या वेट कहा जाता है। तो वेट वो फोर्स है जिससे बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। हर बॉडी को उसके वेट के बराबर का फोर्स लगाकर ही उठाया जा सकता है। जितना ज्यादा बॉडी का वेट होता है उतनी ज्यादा फोर्स आपको उसे उठाने में लगानी पड़ती है। और वो वेट होता है एम की वजह से नहीं, जी की वजह से। एम तो हर बॉडी में अपना है ही, और वो ग्रेविटी न भी हो, खींचने वाली फोर्स न भी हो, तब भी रहता है। इसीलिए बच्चों को फर्स्ट यूनिट में ये बताया था, मास जीरो कभी नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है, क्योंकि खींचने वाली फोर्स नहीं है, यानी ग्रेविटी वाली फोर्स नहीं है, यानी आप स्पेस में चले गए, जीरो ग्रेविटी में चले गए तो वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि खींचने वाली फोर्स नहीं है, बट मास जीरो नहीं होगा। तो ये जो फोर्स आपको लगानी पड़ी ना, ये बॉडी के वेट के बराबर लगानी पड़ी थी। इसीलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है, फोर्स आपको कितनी लगानी पड़ती है, वेट के बराबर। और कितनी हाइट तक ले जाना था वो तो पहले से ही एच यहाँ पर है, तो फोर्स की जगह mg, बॉडी का वेट यानी वो फोर्स जिससे उसे अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, आपने उसे अपनी तरफ खींच के ऊपर ले गए, तो mg फोर्स आपने लगाई उस बॉडी को h हाइट उठाने के लिए। तो mg जो फोर्स लगाई थी इंटू h वो वर्क हुआ, वही वर्क बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बन गया। आपने अपनी मस्कुलर एनर्जी खर्च की और इतना वर्क किया mgh, वो वर्क mgh डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो बॉडी के अंदर आ गया इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और जितना जूल आपने वर्क किया है उतने ही जूल उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बन गई। अगर आपने ए से बी तक उठाने के लिए 10 जूल का वर्क किया तो आप जब बी पर पहुंचोगे उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल ही होगी एग्जैक्टली।
अगर आप बोलते हो इफ 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी देन आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी 10 जूल। अगर आपने किसी बॉडी को भगाने में 50 जूल का वर्क किया तो भागते समय उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 50 जूल होगी। तो जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल या काइनेटिक के लिए बदला नहीं है। याद रखना आज के बाद वर्क ही एनर्जी देता है। जो बॉडी वर्क करता है उसकी एनर्जी चली जाती है, लेकिन किस बॉडी में आ जाती है? जिसके ऊपर वर्क किया गया है। तो मैंने बच्चों को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स वाली बात करें तो अगर इस ह्यूमन बीइंग ने, इस पर्सन ने इसके ऊपर वर्क किया तो इसकी जितनी एनर्जी है वो इस बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। भगाया तो काइनेटिक एनर्जी, उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क भी जूल्स में इसीलिए नापा जाता है, एनर्जी भी जूल्स में नापी जाती है। जितने जूल वर्क उतने ही जूल एनर्जी। यही एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंटली, इस चीज को कि कितना वर्क करने से कितनी एनर्जी मिलती है, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था जूल नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए उसके ऑनर में जूल एनर्जी का या वर्क का यूनिट रखा गया। तो जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने होते हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखते हो तो 90% वर्क एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। कई बार आपको वर्क दिया होता है और एनर्जी पूछी होती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। कई बार एनर्जी दी होती है, वर्क पूछा होता है। बस इतना याद रखना, जिसने वर्क किया उसकी एनर्जी खर्च हो गई, जिसके ऊपर वर्क किया उसके अंदर एग्जैक्टली उतनी एनर्जी आ गई। भाग रहा है तो काइनेटिक, पोजीशन चेंज हो रही है तो पोटेंशियल, हाइट पर जा रहा है पोजीशन चेंज हो रही है तो पोटेंशियल। तो यह आपका पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी और फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। अब आपको अगली क्लास में यह बताया जाएगा कि पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल कैसे बनती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव भी करवाया जाएगा मैथमेटिकली। तो उस प्रूव के लिए हम अगली क्लास में जाएंगे। आज की क्लास हम वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी के साथ कंक्लूड करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छी तरह रिवाइज करते रहें वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, और गुड बाय करते हैं। टेक केयर करेंगे बच्चे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए आपकी अगली क्लास कल होगी।